नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग जो विषय है वो मुझे लगता है कि आप सभी को अच्छा लगेगा। विषय ये है कि किसी भी कंपनी के द्वारा अगर कोई घोटाला किया जाता है, कंपनी के द्वारा कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस किया जाता है, ईडी कंपनी के डायरेक्टर्स को पकड़ती है या कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाती है और उनके अकाउंट्स में बहुत कुछ गड़बड़ पाती है। वो गड़बड़ जो अकाउंट में पाया गया 5-7 साल के पीरियड में, तो उस गड़बड़ के पीछे कौन है, क्या है और क्या जो लोग उस पर ऑडिट करते हैं, कहने का मतलब है चार्टर्ड अकाउंटेंट या जो इनकम टैक्स के वकील हैं जिन्होंने उनकी बैलेंस शीट बनाई और ऑडिट करके रिपोर्ट लगाई, क्या वो लोग भी दोषी होते हैं? मुझे लगता है कि ये पहली बार, मेरे संज्ञान में तो एटलीस्ट पहली बार है कि किसी कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया हो और देश की ऐसी बड़ी कंपनी ने जिसका नाम सुर्खियों में हो। मैं बात कर रहा हूँ शक्ति भोग आटे की। शक्ति भोग आटे के जो ऑडिटर हैं रमन भुरारिया। रमन भुरारिया कितने दोषी हैं? हुआ क्या कि 2008 से लेकर और 2013-14 का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें ऑडिट किया गया। इस ऑडिट में जो पैसा है वो पैसा गलत तरीके से दिखा दिया गया, गलत खर्चे दिखा दिए गए, पैसे का नंबर 2 बनाया गया, नंबर 2 बनाकर कहीं और खर्च किया गया, उससे प्रॉपर्टियां बनाई गई। हम सब जानते हैं हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो बड़ी समस्या ये है कि प्रॉपर्टी जो नंबर 1 में खरीदना भी चाहता है तो वो खरीद नहीं सकता। बहुत बड़े स्तर पर सरकारी ज़मीन तो उसके पास आती है, हाँ कंपनी से कंपनी में जाती है तो ठीक है, लेकिन कोई इंडिविजुअल की बात जब आती है तो इंडिविजुअल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉपर्टी की सही कीमत नंबर 1 में देते हैं। और हम सब जानते ही हैं कि पूरे देश में जो करप्शन का पैसा पैदा होता है वो मोस्टली प्रॉपर्टियों में ही लोग लगाते हैं। नहीं पक्की कॉलोनी में लगाएंगे तो कच्ची कॉलोनी में लगा देंगे। कच्ची कॉलोनी में लगाने का मतलब ये हो गया कि वो केवल स्टैंप पर लिखा पढ़ी से ट्रांसफ़र होगा, चाबी हाथ में आ जाएगी, यानी कि वो कहीं भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो पैसा पूरा का पूरा कच्ची कॉलोनी में लग गया। अब जब ज़रूरत पड़ी तो उसको बेच लिया और खर्च कर लिया। मोदी सरकार ने कोशिश की कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का कर दिया जाए। दिल्ली में वो ड्राइव भी चली और ये कहा गया कि जो कच्ची कॉलोनियां हैं उनको पक्का कर देते हैं। कच्ची कॉलोनी से मेरा मतलब ये है कि अनऑथराइज्ड प्लेसेस पर, अनऑथराइज्ड प्लेसेस मतलब जैसे एग्रीकल्चर की लैंड है, पॉस्चर लैंड है या किसी और उद्देश्य के लिए कोई ज़मीन चिन्हित की गई है, कोई स्थान चिन्हित किया गया है, बाग भूमि है, तालाब की भूमि है, वहाँ पर किसी ने मकान बना लिया, हालांकि वहाँ पर सैंक्शनड नहीं है, मकान बना लिया तो उसको कच्ची कॉलोनी कहते हैं। उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, यानी कि रजिस्ट्रार के यहाँ स्टैम्प ड्यूटी लगकर वो ट्रांसफ़र नहीं होती। वो ट्रांसफ़र केवल चाबी से चाबी ट्रांसफ़र होती है। और एविडेंस एक्ट में ये बिल्कुल साफ व्यवस्था है कि कब्जा सच्चा और कागज़ झूठा। एविडेंस एक्ट ये कहता है कि whoever is in possession we will presume that that person is the owner, यानी कि जिसके कब्जे में वो संपत्ति है हम ये मान के चलते हैं कि संपत्ति उसकी है। अब जिसको डिस्प्यूट खड़ा करना हो वो सिद्ध करे कि वो संपत्ति कब्जेदारी की नहीं है, यानी कि कब्जे के आधार पर चलता है। तो ये जो कच्ची कॉलोनियाँ बनी हुई हैं इनका कब्जा ही ट्रांसफ़र होता है। तो जो पैसा निकाला जाता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, डायरेक्टर्स के द्वारा, प्रमोटर्स के द्वारा या जो भी उसको मैनेज कर रहे हैं, वो पैसा निकालकर मोस्टली दूसरी जगहों पर खर्च किया जाता है। और चूंकि प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि ये भारत में प्रैक्टिस में नहीं है कि जितनी की प्रॉपर्टी बिकी है उतना ही शो किया जाए, तो प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी है वो सरकारी सर्किल रेट के हिसाब से लगा दी जाती है, बाकी ऊपर का पैसा कैश दे दिया जाता है और वो कैश सामने भी ट्रांसफ़र होता जाता है। इससे सरकार के रेवेन्यू का नुकसान होता है और इससे खरीदने वाले की प्रॉपर्टी जब सरकार एक्वायर करती है या खरीदने वाले की प्रॉपर्टी पर सरकार काबिज हो जाती है तो सरकार उतना ही पेमेंट देती है जितना कि कागजों में दर्ज है। सामने वाला रोना गाना शुरू करता है और वो ये कहता है कि साहब हमारी संपत्ति तो 2 करोड़ की थी, कागज में 70 लाख लिखी थी, 70 लाख सरकार ने पेमेंट कर दिया, 1 करोड़ 30 लाख चला गया। वो इसलिए क्योंकि बेईमानी उस व्यक्ति ने की स्टैम्प ड्यूटी बचाने में, तो सरकार के पास प्रमाण जो है वो तो सरकारी कागज ही है। वो 70 लाख अगर बता रहा है तो संपत्ति 70 लाख की। ये सब चलता है। अब कंपनियां तो मटेरियल बेच रही हैं, कंपनी का मटेरियल नीचे तक जा रहा है, पैसा भी आ रहा है, कुछ कैश भी आ रहा है। जब से जीएसटी चालू हुआ तब से तो और बड़ी समस्या आ गई क्योंकि आपको ट्रांजिट वीज़ा बनवाना पड़ता है।
यानी कि ट्रांजिट पास बनवाना पड़ता है। शक्ति भोग के फाइनेंशियल ईयर में बहुत सारी गड़बड़ी पाई गई और उसके ऑडिट रिपोर्ट उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लगा दी। ईडी ने ऑब्जेक्शन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया कि भाई शक्ति भोग के पास इतना पैसा कहाँ से आया। शक्ति भोग के बारे में मैं आपको बता दूं, शक्ति भोग के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो बैलेंस शीट बनाई, उस बैलेंस शीट में जो उन्होंने दिखाना था वो दिखा दिया, और ईडी ने पहली बार चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ चार्जशीट बना दी और उसको ही मेन एक्यूज्ड बना दिया। यानी कि मेन एक्यूज्ड तो शक्ति भोग आटा होना चाहिए, लेकिन हम कंपनी के बारे में जानते हैं, जो लोग भी कंपनी के विषय में जानते हों, वो कॉर्पोरेट विल हटानी पड़ती है। यानी कि कंपनी खुद में लीगल पर्सनालिटी होती है और कंपनी का कोई ओनर नहीं होता। जिसका पैसा वहाँ लगा है वो शेयर होल्डर होता है, लेकिन वो प्रॉफिट शेयरिंग का अधिकार नहीं रखता। कंपनी में केवल डिविडेंड पाने का अधिकार रखता है। कंपनी के बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फैसला करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पर सिग्नेचर करता है क्योंकि कंपनी उसको ऑथराइज करती है। ये कंपनी का सिस्टम है। और जब कंपनी कोई भ्रष्टाचार करती है, कंपनी कुछ गलत करती है, कंपनी कुछ क्राइम करती है, तो उस क्राइम में चूंकि कंपनी खुद में ओनर है और उसमें काम करने वाले व्यक्ति केवल कर्मचारी हैं या शेयर होल्डर हैं, तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब ये होता है कि कंपनी दोषी है। कंपनी अगर क्राइम के लिए दोषी है तो क्या कंपनी को गिरफ्तार करके बंद किया जा सकता है? मुकदमा कंपनी के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। तो कंपनी के खिलाफ तो हम सिविल केस चलाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जिसने वो गलत किया है, कंपनी का हिस्सा है या वो अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, हम क्या करते हैं, कंपनी की जो विल है, जो पर्दा है, उसको कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। यानी कि उस पर कॉर्पोरेशन का जो पर्दा है वो हटा देते हैं और अंदर उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू करते हैं जिसने ये निर्णय लिया या जिसके बिहाफ, कंपनी के बिहाफ पर जिसने ये किया है, और उसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट बनाते हैं, उस व्यक्ति को दोषी ठहराते हैं। ठीक है। यहां पर जब बैलेंस शीट बनी, अकाउंट बने, तो बैलेंस शीट में बनाने वाला कौन था? एक बड़ी कंपनियों में, मतलब कंपनियां जो रहती हैं, इंटरनल ऑडिटर रहता है, एक्सटर्नल ऑडिटर रहता है। तो इंटरनल ऑडिटर जो भी रहा होगा या एक्सटर्नल ऑडिटर जो रहा है, तो इंटरनल ऑडिटर उसकी बैलेंस शीट को ऑडिट करेगा, क्लैरिफाई करेगा, क्लियर कर देगा। उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिटर, बाहर के एक ऑडिटर से भी वो ऑडिट हो जाएगी, और उसके बाद वो जो उसने बैलेंस शीट बनाई होगी उसके आधार पर टैक्स रिटर्न भर दिया जाएगा। भूरिया जी, रमन भूरिया, उनके ऑडिटर हैं। तो अब सवाल पैदा होता है कि वो किसी के कहने पर किया हो, क्या रमन भूरिया यहाँ पर दोषी हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल जब की जाती है तो पुलिस ने रमन भुरारिया को पकड़ लिया, ईडी ने रमन भुरारिया को पकड़ लिया और ये कहा कि इसमें एक्यूज तो कंपनी है, लेकिन करने वाला व्यक्ति रमन भुरारिया है, जिसने कि उस पर ऑडिट किया है और वही इसका मास्टरमाइंड है। चूंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसके पास सर्टिफिकेट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, लेकिन रमन भुरारिया ने ही ये किया है, उनकी ही ऑडिट आई है, ये उनकी जिम्मेवारी थी, उनकी, उन्होंने अपनी अथॉरिटी ब्रेक की है। तो क्यों ना इनका चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट ले लिया जाए, क्यों ना इनको जेल भेज दिया जाए। ईडी ने 2021 में रमन भुरारिया को 2006-07 में के फाइनेंशियल ईयर में गलत ऑडिट करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया और पैसा नंबर 1 का नंबर 2 बनाने का दोषी माना। ये ईडी ने किया, ईडी ने उनको जमा कर दिया, इन्वेस्टिगेशन कैरी था। रमन भुरारिया बेल मांगने गए, बेल मांगते मांगते वो कोर्ट तक पहुंच गए, बड़े कोर्ट तक पहुंच गए। जब वो मांगते मांगते दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो फाइल होती है ECIR में, ECIR के बारे में आपको बता दूं कि ईडी जो रिपोर्ट फाइल करती है उस रिपोर्ट को चार्जशीट नहीं कहते, उस रिपोर्ट को इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, ECIR। तो पुलिस ने ECIR फाइल कर रखी है। कोर्ट ने कहा
कि भाई आप इन मामलों में इन्वेस्टिगेशन कैरी रखेंगे, लेकिन इस स्टेज पर, जिस स्टेज पर आपने गिरफ्तार किया है, इस स्टेज पर रमन भुरारिया को जेल में रखना उचित नहीं होगा। रमन भुरारिया को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे दिए और उनको जेल से बेल दे दी, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल दी। लेकिन करप्शन का मामला है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मामला है, गलत तरीके से धन संपत्ति इकट्ठा करने का मामला है और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले होते हैं। इन मामलों में रमन भुरारिया को बेल देते हुए कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शन जारी किए और सीबीआई से कहा कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, आपका काम इन्वेस्टिगेशन करना है, लेकिन जो सर्कमस्टांसेस हैं, इन सर्कमस्टांसेस में हम इनको बेल ग्रांट कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये जो लोग, हमारे जैसे जो लोग भी या तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम कर रहे हैं, वकीलों की तरह काम कर रहे हैं, या जो साइनिंग अथॉरिटी है जो कर रहा है, इन सबको इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये मेरी नज़र में पहली बार किसी प्रोफेशनल की गिरफ्तारी सिर्फ इस कारण से हुई है कि वो उसके पीछे मास्टरमाइंड है और पुलिस ने माना, ईडी ने माना कि वो मास्टरमाइंड है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।